वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके एलपीएन टेक्नीशियन के एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर से ढेर सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए पिछले साल का पेपर लगाना सबसे पहले आपके लिए जरूरी है। पिछले बार देखिए एलपीएन टेक्नीशियन की एक साथ वैकेंसी निकली थी, अब की बार एलपी की अलग वैकेंसी आई है और टेक्नीशियन के अलग पद आपके निकाले गए हैं। सबसे पहले आपका एलपी का पेपर स्टार्ट होने वाला है 25 नवंबर से। तो अभी आपके पास समय देखिए बहुत ज़्यादा कम है, तो ढेर सारे क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन सभी प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ये हमारा एलपीएन टेक्नीशियन सीरीज का 5वां वीडियो होगा। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 4 वीडियोज कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करें लगाने का। देखिए अपच मतलब होता है बदहजमी। जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं और पचे नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं अपच। और ये कैसे होता है? देखिए आपके पेट में आमाशय होता है और जब ये एसिड का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में कर देता है, उसी से आपके पेट में जलन स्टार्ट हो जाती है, बदहजमी हो जाती है और जो आप खाते हैं वो पचता नहीं है। तो एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए आप कैसी दवा का इस्तेमाल करेंगे? आप एंटा एसिड दवाइयाँ खाएंगे। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि इनका नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर की एंटा एसिड दवाइयाँ होती हैं और एसिड और बेस किया करके साल्ट और वाटर बना देते हैं। इससे एसिड का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। आपके देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सल्फा दवा भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में और एंटाहिस्टामिन भी पूछा जाता है। तो सल्फा दवा का इस्तेमाल आप कब करेंगे? इसे हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि सल्फा दवा का आप कब इस्तेमाल करेंगे, तो एंटीबायोटिक के रूप में करेंगे। और एंटाहिस्टामिन जैसे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं एलर्जी के लिए। जैसे आपको खुजली है, आपकी नाक बह रही है, तो इस प्रकार की जैसे एलर्जी है तो उसमें आप एंटाहिस्टामिन दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अभी आपसे अपच पूछा गया था, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी, आपको बताना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग फार्मूला। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 हो गया। इसके क्रिया करानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl से इसकी क्रिया करानी है। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा NaCl बन जाएगा और इसके बाद पानी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो आपसे सिर्फ गैस ही पूछी है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से रिएक्शन आपको लिखना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। और गैस आपसे पूछेगा तो उसको आपको गैस को सही कर देना है लास्ट वाले ऑप्शन को। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बांडों की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। देखिए बेंजीन ने पूछता है या किसी अन्य पूछेगा, आज आप लोग सीख जाइए निकालना कैसे निकालते हैं सिग्मा और पाई बांड। तो किसी में भी आप निकाल सकते हैं। देखिए बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला होता है। और इसकी संरचना कैसे बनती है? इस प्रकार से बनती है, ठीक है। तो संरचना जब आप जानेंगे तभी आप इसके सिग्मा और पाई बांडों को निकाल सकते हैं। तो एक छोड़ करके यहाँ पर डबल बांड होता है और हर कोने पर यहाँ पर C लगा होता है और हर जगह पर यहाँ पर H भी लगा होगा, क्योंकि C6 है और H भी 6 है। तो इस प्रकार से H को लगा दीजिए। अभी देखिए आपको गिनने का काम करना है कितने इसमें सिंगल बांड है और कितने इसमें डबल बांड है। तो डबल बांड तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो अगर हम डबल बांड की बात करेंगे तो डबल बांड कितने? 3 है। और सिंगल बांड कितने होंगे? यहाँ पर देख लीजिए, एक ये हो गया, एक ये है और एक ये। 3 तो आपको अंदर है और 6 आपको बाहर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 आपको बाहर मिल रहे हैं और 3 आपको सिंगल बांड जो हैं वो अंदर मिल रहे हैं। तो सिंगल बांडों की संख्या जो हो गई वो 9 हो गई। और अगर हम बात करेंगे डबल बांड में कितने सिग्मा और पाई होते हैं, तो डबल बांड में हर एक आपके जितने भी डबल बांड होंगे उसमें एक सिग्मा और एक पाई पाया जाएगा। तो अभी आपके पास 3 डबल बांड इस संरचना के अंदर हैं, तो यहाँ पर आपको 3 सिग्मा और 3 पाई बांड मिलेंगे। समझ गए? तो डबल बांड में एक आपको सिग्मा मिलेगा और एक आपको पाई मिलेगा। अगर 3 है तो 3 सिग्मा और 3 पाई आपको मिल गए। अब सिंगल बांड में जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो आपके सिग्मा बांड भी होते हैं। इसलिए 9 सिंगल बांड है तो 9 आपके सिग्मा बांड होंगे। तो अब सिग्मा बांडों की संख्या जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 आपके हो जाएंगे सिग्मा बांड और 3 आपके हो जाएंगे पाई बांड। तो ये किस ऑप्शन में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होगा
पहला वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने होते हैं। तो एकल बंध या द्विबंध अगर आप गिन लेंगे तो इससे आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। याद रखिएगा ये 3 मुख वाले देवता थे जिसमें हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा के चित्र बने थे। तो इसी प्रकार की संरचना की वो लोग पूजा करते थे। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से और भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसकी लिप कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिप जो थी वो भाव चित्रात्मक लिप थी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर लिप की बात करेंगे तो भाव चित्रात्मक लिप थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और वहाँ पर फसल कौन कौन सी होती थी, सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती जो है वहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और उनका समाज कैसा था, समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और वहाँ पर एक मूर्ति मिली है, वो किसकी मूर्ति मिली है, तो नर्तकी की मूर्ति मिली है। और वो किससे बनी हुई थी, वो कांसा से बनी हुई थी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि पौधे कैसे आपका भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनाते हैं। तो सबसे पहले उनको अगर मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ अगर उन्हें पानी मिल गया और सूर्य का प्रकाश अगर उन्हें मिल गया है कहीं से और क्लोरोफिल उनके अंदर तो होता ही है, तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज हो गया। साथ में पानी बनाते हैं और निकलती है ऑक्सीजन गैस जिसे हम लोग लेते हैं और पानी बनता है और ग्लूकोज बनता है। तो ये किस ऑप्शन में रखा गया, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद होते हैं वे ग्लूकोज होते हैं, जल होता है और ऑक्सीजन होता है। सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। तो ये आपको याद करके चलना है क्या क्या आपका उत्पाद बनता है। देखिए नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध जो हैं वो समांतर रूप से जुड़े हैं। इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ में जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसे आप लोग समझने का प्रयास करिए। थोड़े से आप इस संरचना के माध्यम से देखिए कि जैसे यहाँ पर पहला प्रतिरोध हमने ये बना लिया और दूसरे प्रतिरोध को हमने ये बना लिया। इन दोनों को ये क्या कह रहा है, इनको जोड़ना है समांतर रूप से। तो हमने इनको समांतर रूप से दिखा दिया है। अब तीसरा कह रहा है कि इसी के आगे जो है तीसरा जो है 10 ओम का और जोड़ना है। तो समझ गए। तो पहले इन दोनों का संयोजन जो होगा इनको निकाल लीजिए समांतर क्रम में, फिर इसको जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो पहले आप इसे समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/r क्या हो जाएगा, 1/10 और प्लस 1/10 तो आ जाएगा 2/10। उल्टा कर देंगे तो r इनका संयोजन आ जाएगा 5 ओम। तो इन दोनों का संयोजन आ गया 5 ओम। ठीक है, अब 5 ओम प्लस 10 ओम को इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और श्रेणी क्रम के लिए डायरेक्ट आप जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम के लिए 5 ओम प्लस 10 ओम श्रेणी क्रम में होंगे तो 15 ओम जो आ जाएगा इनका संयोजन आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो समझ गए, पहले आपको 2 को समांतर में जोड़ना है और फिर दोनों का जो संयोजन आएगा उसको तीसरे के साथ में श्रेणी क्रम के साथ में आपको जोड़ना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान जो है वो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। वो तो सबको मालूम है। यदि कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई में उछल सकता है, आपको बताना है। तो यदि पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछल रहा है, इसका मतलब पृथ्वी पर जी का मान ज़्यादा है तो वो 1.5 मीटर उछल पा रहा है। और चंद्रमा पर जी का मान कम होता है, और कितना कम होता है, 1/6 होता है पृथ्वी का। तो अगर यहाँ पर 1.5 उछल रहा है तो चंद्रमा में इसका 6 गुना ज़्यादा उछलेगा। तो 15 छक्का 90 मतलब कि 9.0 मीटर वहाँ पर उछलेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो पृथ्वी का 6 गुना जो है वो चंद्रमा पर उछलेगा। सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि किन ऊतकों में जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, लंबी और कोने पर स्थूल होती हैं। तो हमने देखिए आपको बताया था जो पादप के स्थायी ऊतक होते हैं वे भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका सरल ऊतक और दूसरा आपका जटिल ऊतक। और सरल जो ऊतक होते हैं ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सक्रेनकाइमा। ये तीनों आपके ऑप्शन में लिखे गए। तो पेरेनकाइमा को हिंदी में कहते हैं मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा कहते हैं स्थूल ऊतक और
सेकंड काम कहते हैं दृढ़ ऊतक। अगर ये हिंदी में लिख देता तो आप तो जान जाते हैं कि यहाँ पर लंबी और कोने में अनियमित रूप से स्थूल, तो स्थूल तो नाम में ही आ रहा है कोलेनकाइमा के हिंदी वाले वर्जन में, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि इनकी भित्तियों के किनारे में सुलोज होता है, इस कारण से ये किनारों में मोटी या फिर स्थूल हो जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर लास्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक विदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या किस नियम के द्वारा की है? तो उत्प्लावन बल की परिभाषा किस नियम से आती है? ये आती है आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत से। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और भार की जो आभासी कमी होती है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, जो कि उत्प्लावन बल के रूप में परिभाषित किया गया था। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? उत्प्लावन बल के जो अस्तित्व है ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत से आता है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? सरफेस आपको फिनोमेनन बताता है, इसमें से कौन सा है? सतही मतलब जो ऊपर ऊपर से हो। तो सही ऑप्शन होगा वाष्पीकरण, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो सतही घटना में आपको हमेशा वाष्पीकरण सही करना है। अगर आपके ऑप्शन में पृष्ठ तनाव भी लिखता तो पृष्ठ तनाव भी आपका सतह से ही होता है, मतलब कि सतह के जो आपके अणु होते हैं वही हवा में फैलते हैं जाकर के। तो आपका वाष्पीकरण भी ऊपर ऊपर से होता है, सतही घटना है। पृष्ठ तनाव भी ऊपर से ही होता है, और केशिकात जो होता है ये भी घटना आपकी सतही घटना में है। तो इस प्रकार से आप 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो किसी भी प्रश्न को आप लोग सही कर सकते हैं। तो सरफेस की बात करेगा तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऊपर ऊपर से घटनाएं होंगी वही आपका वाष्पीकरण उसमें आपका आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। अगर यहाँ पर मास को हम लोग स्थिर रख देते हैं और अगर हम वेग की बात करेंगे या फिर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो वृद्धि के बारे में कह रहा है आपसे, तो मास तो आपका स्थिर रहेगा, लेकिन अगर आप स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? लास्ट वाला ऑप्शन। समझ गए? तो किसी वस्तु के अनुरूपी कह रहा है तो उसमें मास को आपको स्थिर रखना पड़ेगा और स्पीड आपकी चेंज होती रहेगी, उसी में वृद्धि करेगी। लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा जा रहा है 2 फेट्स जो है द स्टोरी ऑफ माई डाइवर्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो चेतन भगत की जो पुस्तक आई थी 2 स्टेट्स, उसकी हास्यात्मक अनुकृति है। ठीक है, इसे हास्य के रूप में बनाया गया है। वो किसने किया है ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो जूडी बलान ने एक हास्यात्मक कृति बनाई है जो कि चेतन भगत की पुस्तक 2 स्टेट की 2 फेट्स के रूप में बनाई है। समझ गए? इसे आप लोग याद रखिएगा। पिछले वाले सेट में नम्रता गोखले से आया था कि इनकी एक पुस्तक पूछी गई थी, उनकी पुस्तक का नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, जिन्हें 2021 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार ही मिला है उस पुस्तक के लिए, इसलिए याद रखिएगा पिछला वाला सेट अगर आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, ये आपको बताना है। तो पिछले वाले सेट में आपसे पूछा गया था हाइड्रा का। तो हाइड्रा कैसे करता था? मुकुलन और पुनर्जनन द्वारा हाइड्रा करता था। अभी आपसे अमीबा का पूछा गया। तो पिछले सेट में हमने आपको बताया भी था कि अमीबा जो है वो द्विखंडन या फिर बाइनरी विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। यदि आपसे ईस्ट पूछता है तो ईस्ट भी आपका मुकुलन के द्वारा करता है। यदि आपसे हाइड्रा पूछता है तो पिछले वाले में पूछ ही चुका है, वो आपका मुकुलन या फिर पुनर्जनन के द्वारा करता है। तो इन सब को आपको याद करके चलना है। तो अभी सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दी गई है, इस रिएक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जान जाएंगे तो आप इसमें समझ सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन यहाँ पर अपचित हो रहा है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को आप देखिए। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एसएन की अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे या फिर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो एसएन यहाँ पर +2 होगा और क्लोरीन यहाँ पर -1 होगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल ली। अगर यहाँ पर Hg की बात करेंगे तो Hg यहाँ पर +2 होगा और क्लोरीन यहाँ पर -1 होगा। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपका HgCl बन जाएगा। इसे HgCl के रूप में अगर समझेंगे तो Hg की यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन नंबर +1
और क्लोरीन की -1 होगी। यहीं पर अगर SN की बात करेंगे तो अब इसकी वैलेंसी हो गई +4 और Cl की हो गई -1। समझ गए आप? तो अगर यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर को समझें तो SN देखिए +2 से +4 की ओर जा रहा है। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो SN का क्या हो रहा है, SnCl2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर Hg को देखिए, Hg 2 से 1 की ओर जा रहा है, तो Hg का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपके देखिए ऑप्शन में क्या लिखा गया है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। HgCl2 जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, ये बात गलत है। अपचयित हो रहा है, ये बात गलत है। ऑक्सीकृत हो रहा है, ये बात गलत है। HgCl2 जो है ये आपका अपचयित हो रहा है और SnCl2 आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा। समझ गए? तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालना जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, जो बढ़ रहा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो घट रहा है वो रिड्यूज होगा। अब पिछले वाले में पूछा भी गया था, क्योंकि ये आपका ये रिएक्शन जो होगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें दोनों क्रियाएं आपकी हो रही हैं। पिछले में पूछा गया था कि जिसका जो ऑक्सीडाइज होता है वो SnCl2 फिर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। उल्टा होता है ना, पिछले वाला सेट में हमने आपसे चर्चा भी की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन। हीरे के कार्बन परमाणु में बाहरी कोश में मुक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो हीरे में कितने आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हीरे में 0 आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी नहीं होता है। इसीलिए हीरा जो होता है वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होता है। अगर इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी कंडक्टिव आपकी हो जाती, इसलिए हीरा विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन युक्त नहीं होता, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते। समझ गए आप? और ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गए, ये कार्बन के अपर रूपों में आते हैं आपके, इसलिए कार्बन जो होता है वो कठोर भी होता है। लेकिन अगर आपसे ग्रेफाइट पूछता, कहीं पर ग्रेफाइट अगर आपसे पूछता तो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक भी होता है, इसी कारण से। समझ गए? तो यदि आपसे हीरे में पूछेगा तो आपको 0 लिखना है, यदि आपसे ग्रेफाइट में पूछेगा तो ग्रेफाइट में आपका एक आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि यह दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में स्थित है और श्रीनगर को लेह तक का सड़क मार्ग जो है वो इससे होकर के गुजरता है। ये सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। तो इस दर्रे की आपको पहचान करनी है। देखिए दर्रा क्या होता है, दर्रा एक सुराख होता है। जैसे कोई हमारा पहाड़ हो गया, उसके किनारे से नदी बह रही है और फिर धीरे धीरे नदी अगर इसकी पार जाने का प्रयास कर रही है तो इस पहाड़ को काटना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों में इस पहाड़ को काट करके नदी इसके बीच से निकलना स्टार्ट कर देती है। फिर नदी यदि सूख गई तो वहाँ पर रास्ता बन जाता है, या फिर नदी ने रास्ता चेंज कर दिया तो उससे मनुष्य जो है रास्ता बना करके उस दर्रे से निकलना स्टार्ट कर देता है। तो सिंधु नदी के द्वारा जो दर्रा बनाया गया उसकी आपको पहचान करनी है। सही ऑप्शन होगा जोजिला दर्रा जो है वो सिंधु नदी ने काट काट करके बनाया है, जिससे हम लोगों ने सड़क बना ली है श्रीनगर से लेह तक की। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। देखिए माना और नीति दर्रे जो हैं ये आपके उत्तराखंड में है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो माना और नीति दर्रे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। रोहतास दर्रा कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आपके एग्जाम में देखिए सिंधु नदी का पूछा जाता है और भी 2 नदियाँ हैं, एक आपको देखिए सतलज नदी का पूछा जाता है। सतलज नदी ने काट काट करके एक दर्रे का निर्माण किया है जिसका नाम है सीप किला दर्रा। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सतलज, सा से सतलज, सा से सीप किला, ये दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। और एक आपका तीस्ता नदी ने भी दर्रा बनाया है काट काट करके, तो तीस्ता नदी का जेलिपला दर्रा नाम है, जेलिपला। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, आपका सिक्किम में पड़ता है। ये तीनों को याद करिएगा। तीस्ता नदी ने कौन सा दर्रा बनाया है, जेलिपला, सतलज ने सीप किला, सिंधु नदी ने जोजिला। तो सही ऑप्शन इस समय कौन सा होगा, इस समय सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि जमीन पर यह टकराती है और फिर 2.5 मीटर ऊपर की ओर वापस जाती है तो टकराव के बाद गतिज ऊर्जा में कितने % की हानि हुई है, ये आपको बताना है। तो यदि आपने देखिए ऊपर से 10 मीटर से गिराया, ठीक है, किसी गेंद को, और ये पूरी 10 मीटर ऊपर तक उछल गई फिर से, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में एक भी लॉस नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, गिराएंगे ऊपर से तो कुछ ना कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हमेशा होता है। तो अब ये कह रहा है कि 2.5 मीटर ये उछल रही है। मान लीजिए कि ये 5 मीटर उछलती,
10 से गिरा रहे हैं और 5 मीटर से ही आप ऊपर जाती, इसका मतलब कि 50% की हानि होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन वो कह रहा है कि 2.5 मीटर ही उछल रही है, मतलब कि 75% की हानि हो रही है। समझ गए? ये समझने योग्य क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। अगर वो पूरी रख जाती नीचे तो 100% की हानि हो जाती। 2.5 मीटर उछल रही है तो 75% की हानि, 5 मीटर उछलती तो 50% की हानि, अगर पूरी उछल जाती तो मतलब कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी हानि नहीं होती। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति जो है वो +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? यही आपसे पूछा गया है। मतलब लेंस आपको बताना है, तो लेंस बताना है तो दर्पण वाले ऑप्शन को गलत कर दीजिए, क्योंकि दर्पण तो सही हो ही नहीं सकता है। जब लेंस की शक्ति पूछी है प्लस में, तो प्लस में पूछी है तो ये आपका उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा प्लस में होती है। अगर आपसे अवतल पूछता तो वहाँ पर -2 डायोप्टर जब होगी उसकी क्षमता, तो ये आपका अवतल लेंस होगा। लेकिन अभी आपसे पॉजिटिव पूछा है तो सही करना है आपको पहला वाला ऑप्शन। अगर दर्पण में आपसे पूछता तो दर्पण में भी आपका उत्तल दर्पण जो होता है उसकी जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव में होती है और अवतल दर्पण की नेगेटिव में होती है। तो ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन कई बार आपसे इसमें से न्यूमेरिकल भी देगा, उसे भी आपको इसी प्रकार सही करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त जो विकल्प होगा उसको चयन करना है आपको। लिखा गया कि सौर ऊर्जा और फिर लिखा गया पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको बीच में भरना है। देखिए सौर ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा से ज़्यादा कभी शक्ति जल्दी पैदा नहीं करती है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हवा यदि नहीं चल रही होती है तो सौर ऊर्जा में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर पवन ऊर्जा हमेशा सौर ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है, क्योंकि पवन जो है मतलब कि हवा 24 घंटा चलती है, लेकिन सोलर से एनर्जी आपको बहुत खींच के 12 से 16 ही घंटा जो है उस सोलर एनर्जी से आप उत्पादन कर सकते हैं। और पवन हमेशा मतलब हवा 24 घंटा चलती है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया कि हवा नहीं चल रही है और सूर्य निकल आया तो सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पादन करती है। तो कभी कभी वाला आपको सही करना है, कभी नहीं कह सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी वाला आपको सही करना होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत को सबसे लंबी रोड सुरंग जिसका नाम था चेनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2018 में राष्ट्र को समर्पित किया था। ये क्वेश्चन पुराना इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि इसको अपडेट कर लीजिएगा। अभी जो है चेनानी नासरी सुरंग का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा। इसलिए पुराना क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि इसका नया नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसका नाम हो गया है, समझ गए। तो इसको अप्रैल 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा। इसका निर्माण 2011 में शुरू किया गया था और 2017 में इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी लंबाई भी याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी ये सड़क सुरंग है और इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग या फिर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, याद रहेगा आपको। ठीक है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। एक सुरंग और है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है अटल सुरंग, ये दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर लंबाई के मामले में हो गई हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो कि 9.28 किलोमीटर की है और अटल सुरंग है 9.02 किलोमीटर की। ठीक है, ये दूसरे नंबर की है। जिसका पहले नाम था रोहतास सुरंग जो कि लेह से मनाली को जोड़ती है और अभी इसका नाम भी चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों नाम के नाम चेंज हुए हैं, इसलिए अपडेट के लिए मैंने क्वेश्चन आपको ये पुराना वाला भी कराया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 होगा कि ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की है। तो अभी अपडेट करके 2024 भी से कर लीजिए आप लोग कि 2024 में किसने मेजबानी की है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मैंने बताने के लिए प्रयास किया कि ब्रह्मपुत्र जो साहित्य होगा वो हमेशा कराएगा कौन सा राज्य, असम कराएगा, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो याद रखिएगा, तो असम के ही आपको जो भी आपके ज़िले मिलेंगे उसी को सही करना है। तो लखनऊ, कोलकाता, शिलांग तो सही नहीं होंगे, गुवाहाटी है तो सही करना है। पुराना अगर आपसे 2017 का पूछा गुवाहाटी, अभी जो लेटेस्ट आपका हुआ है 3 से 4 फरवरी 2024 में लेटेस्ट जो असम के अब की बार हुआ है डिब्रूगढ़ में हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपसे कभी पूछेगा ना तो ऑप्शन में अगर आपसे रख भी देता है ना कि कौन सा होगा तो आपको हमेशा चुनाव करना है असम का जो भी आपका ज़िला होगा।
इसीलिए ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का मैंने सवाल आपको कराया है कि जब भी आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, असम का ही आपको हमेशा सही करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, मतलब 3 होंगी एक नहीं है। नोबल गैस आप लोग सारी याद कर लीजिएगा कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ये हमारी जो हैं वो नोबल गैस हैं, क्योंकि इनका अष्टक जो होता है पूर्ण होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इन्हें शून्य वर्ग में या फिर 18वें वर्ग में रखा गया है। इनसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में नोबल गैस कितने परसेंट है, टोटल सभी गैसें मिला करके मात्र 1% जो है वो वायुमंडल में है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो आर्गन पाई जाती है। ये पांचों जो हैं ऊपर वाली ये वायुमंडल में पाई जाती है, जबकि रेडान जो है ये भारी होने का जो है वे पृथ्वी के सतह में ही ये पाई जाती है। और रेडान का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, तो स्ट्रेंजर गैस आपकी जिनान होती है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो आपका विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस मिलती है, आर्गन गैस भरी जाती है। और वायुयान का जो चक्का होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। गोताखोर कौन सी गैस ले जाते हैं अपने साथ में, हीलियम के साथ में ऑक्सीजन को ले जाते हैं। ये इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो अभी इस समय कौन सा सही ऑप्शन होगा, नोबल गैस नहीं होगी तो हाइड्रोजन नहीं है। देखिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए पौधों में 2 प्रकार के परागण होते हैं, एक आपका स्वपरागण और एक आपका पर परागण। तो स्वपरागण में क्या होता है, जो उसके परागकण होते हैं उसी पौधे के उसी पौधे में जब गिरते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागण। आपसे कह रहा है क्रॉस परागण मतलब कि पर परागण वाला आपसे पूछ रहा है कौन सा कारक नहीं है, तो पौधे जो स्वयं के होंगे वो तो स्वपरागण में चला जाएगा। तो स्वपरागण जो होता है वो पौधे के द्वारा ही अपने पौधे में परागकण गिराना होता है, समझ गए। तो कारक कौन सा नहीं है। और पर परागण तो कई प्रकार से आपका होता है, जो आपका ऑप्शन में लिखे भी गए। जल के द्वारा अगर परागकण ले जा रहे हैं तो उससे हो जाएगा, जानवर अपने मुंह के द्वारा या फिर पैरों के खुर के द्वारा ले गए तो उससे परागण हो जाता है, वायु के द्वारा हो जाता है, चमगादड़ों के द्वारा होता है, घोंगे के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। तो कई प्रकार से आपके पर परागण होते हैं। तो आपसे पूछा क्रॉस परागण के कारक नहीं है, तो पौधा वाला होगा ऑप्शन, क्योंकि पौधे से अगर होगा स्वयं के तो स्वपरागण में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोबे-डायनेट का त्रिक नियम का तीसरा सदस्य है। तो 2 आपको दिए गए हैं, लिथियम और सोडियम, तीसरा आपको बताना है। तो मैंने कई बार आपको डोबे-डायनेट के तीनों आपको बताए हुए हैं। डोबे-डायनेट ने 1817 में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 3-3 सदस्यों के कई आपके ग्रुप बनाए थे, जिनमें 2 सदस्य आपको दिए गए हैं। तो हमने आपको याद कराया था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका ग्रुप बनाया था एक आपका, एक बनाया था कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, इसका ग्रुप बनाया था, और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से ग्रुप बनाए थे। अभी देखिए आपसे पूछा गया लिथियम, सोडियम, तो तीसरा आपको सही करना है पोटेशियम, ठीक है। कभी आपसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तो बेरिलियम आपसे पूछेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन तो आयोडीन आपसे पूछेगा। यहाँ पर डोबे-डायनेट ने यह भी बताया था कि यदि हम पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान संख्या का औसत कर दें तो बीच वाले की द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार मालूम चल जाएगा। तो समझ में लेते हैं, जैसे लिथियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 7, और पोटेशियम की होती है 39। अगर आप इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 39, 7 आ जाएगा 46, और इनका औसत मतलब 2 से भाग करेंगे तो 23 आ गया। और 23 जो होता है वो सोडियम की परमाणु भार होता है। तो यही इसने कहा था कि हम पहले और तीसरे तत्व का अगर हम लोग औसत कर दें तो बीच वाले का परमाणु भार आ जाएगा। इसी प्रकार से इनका भी कर लीजिएगा, अप्रॉक्स में स्ट्रोंशियम का निकलेगा, अप्रॉक्स में ब्रोमीन का भी निकलेगा। लेकिन ये 3 ग्रुप आपको हमेशा याद करके चलने हैं। पहला तो आपको इंपॉर्टेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही हमेशा पूछा जाएगा। 80% ये वाला ग्रुप पूछा जाता है, 10% ये पूछा जाएगा और 10% ये वाला ग्रुप पूछा जाएगा। तो नहीं याद होता तो पहला ग्रुप को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा सदस्य पूछा था तो पोटेशियम होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 होगा। इसमें पूछा गया कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो इंसुलेटर की आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता, तो इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि चालक आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका कंडक्टर होता है जो चालक होते हैं,
एक आपके सेमी कंडक्टर होते हैं जो अर्धचालक होते हैं, और तीसरा आपका आता है इंसुलेटर आते हैं। तो इंसुलेटर की जो होती हैं मतलब कि विद्युत प्रतिरोधी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है उसकी प्रतिरोधकता। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे, चालकों की बात करेंगे, तो उनकी सबसे कम होती है, लो आपकी रेजिस्टिविटी होती है। कितनी होती है ये भी आपके एग्जाम पूछा, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻4 तक इनकी रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि सबसे कम होती है। सेमी कंडक्टर की 10⁻4 से लेकर के 10⁻8 तक होती है, और इंसुलेटर की जो होती है 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। याद रखिएगा, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई भी चालक काम नहीं करता। जैसे आपका रबर हो गया, लकड़ी हो गई, कांच हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, कागज हो गया, पीवीसी हो गया, ये सभी इंसुलेटर में आते हैं। इनमें धारा का प्रभाव बहुत ही कम होता है। ये धारा के प्रवाह को रोकने काम जो होता है वो इसकी रेजिस्टिविटी करती है। तो याद रहेगा, तो इंसुलेटर की इतनी होती है। कहीं पर देखिए 10⁻8 से भी स्टार्टिंग करके 10⁻18 भी लिख देगा ना, तो उसे भी आपको सही करना है। अभी देखिए आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वाला आपको सिलेक्ट करना है, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। और ये आप फार्मूले में कहाँ पर देखते हैं रेजिस्टिविटी का प्रयोग, तो जब आप फार्मूले देखेंगे R बराबर रो L/A होता है ना, तो रो जो होता है यही आपकी रेजिस्टिविटी होती है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। एक वक्रीय दर्पण जिसकी परावर्तक सदा अंदर की ओर जो है वो वक्रीय होती है, वो क्या कहलाता है। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। थोड़ा से आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि क्या कह रहा है। अंदर की ओर वक्रीय मतलब कि यदि ये अंदर की ओर वक्री इस प्रकार से हो गई, तो इसका आपको नाम बताना है कि दर्पण कैसा होगा। बाहर की ओर पूछता तो इस प्रकार से हो जाता, अंदर की ओर अभी आपसे पूछा तो इस प्रकार का दर्पण आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। हमने आपको इस सीरीज में 26 क्वेश्चन कराए हैं, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी आशा है कि कम से कम इसमें आप लोग 21 से 22 क्वेश्चन अवश्य सही करने का प्रयास करिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं और आने वाले एग्जाम में रिपीट होकर के बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और आपने कितने किए हैं इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हम आपको लगातार देखिए नई वाली भी सीरीज करा रहे हैं, पुराने भी आपको पेपर करा रहे हैं, तो आप नए और पुराने दोनों पेपर करने का प्रयास करिए। ALP एंड टेक्नीशियन के जितने पेपर हैं इसमें ढेर सारे जो हैं वो साइंस के ही क्वेश्चन रखे गए थे। तो अगर आपकी साइंस स्ट्रांग नहीं है तो उसको करिए ALP एंड टेक्नीशियन के लिए। इसलिए मैं आपको ये पेपर करा रहा हूँ ताकि आपकी बेहतर साइंस हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके।